Hello students, welcome to Dakshina E Classroom. I'm Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में MRT3 का डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक रिएक्शन सीक्वेंस हमें दे रखा है और इस रिएक्शन सीक्वेंस में प्रोडक्ट है ABC। आइडेंटिफाई करना है कि ABC प्रोडक्ट अपने पास क्या है। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन सीक्वेंस को देखिए। रिएक्शन सीक्वेंस बहुत ही ईजी है। ब्राइन सॉल्यूशन का कास्नर केल्नर सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो ये बेसिकली जो रिएक्शन आपको दे रखी है ये NaOH के कमर्शियल प्रोडक्शन में आपको काम आती है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस NaCl। NaCl का वाटर में एक सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करना है कास्नर केल्नर सेल में। तो एग्जैक्ट सेम रिएक्शन आपको कहाँ पे यूज आती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के कमर्शियल प्रोडक्शन में। तो ऑलरेडी आपको आंसर तो पता है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है और जो अपने पास सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको इंडिकेट करके दे रखा है एज ए। अब अगर आपको ध्यान आता है कि कास्नर केल्नर सेल में ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कमर्शियली प्रोडक्शन होता है ये एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होता है। अगर आपको ये ध्यान आता है तो अच्छी बात है, वरना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करके भी आप बता सकते हो कि NaCl सॉल्यूशन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड और एनोड पे क्या रिलीज होगा। अपने आप ही पता चलेगा कि एक जगह आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और दूसरी जगह हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो ये तो अपने पास क्या हो गया ए। इसके बाद क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही अच्छा बेस है। इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाया? फॉस्फोरस, एलिमेंटल फॉस्फोरस से। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बी और सी। बी अपने पास गैस है तभी अपने पास इस तरीके का साइन दे रखा है। तो ये जो सेकंड रिएक्शन है ये भी बहुत इजी है। फॉस्फोरस हो या सल्फर हो या क्लोरीन हो, एलिमेंटल फॉस्फोरस, सल्फर या क्लोरीन, इन तीनों का अगर बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन करवाते हैं तो डिसप्रपोर्शनेशन होता है। ये हमने कहाँ पढ़ रखा है? रिडॉक्स रिएक्शन या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। जब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको बताते हैं तो एग्जाम्पल बताते समय ही आपको ये बोला जाता है कि ये तीनों रिएक्शन आपको अच्छे से याद करना है। एलिमेंटल फॉस्फोरस, एलिमेंटल सल्फर और एलिमेंटल क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो डिसप्रपोर्शनेशन होगा। यहाँ बेसिकली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो है। और जब बेसिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। एक प्रोडक्ट में फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और एक प्रोडक्ट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है सब याद करने के लिए बोला हुआ है। PS3 प्लस NaH2PO2। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो गया? +1। यहाँ कितना हो गया? -3। तो ऑक्सीडाइज भी हो गया, रिड्यूस भी हो गया। तो जो गैस है फॉस्फीन गैस है इसको आप क्या बोलोगे? B। और NaH2PO2 को क्या बोलेंगे? C। तो इस तरीके से ABC तीनों प्रोडक्ट हमने बता दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? सेकंड। ए हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी हो गया PS3 और सी हो गया NaH2PO2। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना था तो A+H2 गैस आपको मिलता। ए अपने पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। या तो आप इसको याद रख सकते हो या फिर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज करके फटाफट बना भी सकते हो कि NaOH मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बताइए ब्राइन सॉल्यूशन में अपने पास क्या है? Na+Cl- और वाटर। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है? Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या वाटर गेन कर सकता है? कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा? वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये सब हमने पढ़ रखा है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखा करो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग टर्म में ये लिखा हुआ है। यहां पर कहीं सोडियम आता है, उसके नीचे वाटर आता है। नीचे जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वाटर का SRP का वैल्यू ज्यादा तो वाटर यहाँ पे रिड्यूस होगा, Na+ को रिड्यूस नहीं किया जाएगा। जब वाटर यहाँ पे रिड्यूस होगा तो H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और OH- अपने पास इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में अपने पास क्या है? OH- है, Na+ है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। सिमिलरली एनोड है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है? या तो Cl- इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या वाटर लूज कर सकता है। दोनों के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आपको पता है।
थर्मोडाइनमिकली यहाँ पे वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो क्लोरीन माइनस का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता है, क्लोरीन माइनस के ऑक्सीडेशन से Cl2 गैस मिलता है। और ये एक्सेप्शन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रखा है। रीज़न क्या था कि इन दोनों के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही कम होती है, नेगेटिव में होती है। तो पहली बात, इन दोनों का ऑक्सीडेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन किसी एक का तो करवाना ही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता ही है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो इसी का ऑक्सीडेशन यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन दोनों का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो होता है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ओवर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ओवर वोल्टेज अप्लाई करने पे ये जो क्लोरीन माइनस है इसका ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाता है, इसीलिए क्लोरीन गैस यहाँ पे मिलता है। जबकि थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल कौन सा है कि वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 गैस मिलना चाहिए। तो ये सारा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको आंसर बताना था कि ब्राइन सॉल्यूशन का कास्नर केल्नर सेल में जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के कमर्शियल प्रोडक्शन का रिएक्शन होता है। तो ए अपने पास हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और बी अपने पास क्या हो गया PS3, सी अपने पास हो गया NaH2PO2। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इजी है। साइक्लोहेक्सीन, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन आपको दे रखा है। रिएक्शन किससे करवाया है? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, लाइट की प्रेजेंस है या पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, और पोलर एप्रोटिक, सॉरी पोलर एप्रोटिक नहीं है, नॉन पोलर मीडियम आपको दिया हुआ है CCl4 का। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से रिएक्शन है, तो ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। एल्कीन की रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड NBS से अगर आप करते हो तो या तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपको प्रोसीड करना होता है। और मैंने आपको ये बता रखा है कि NBS के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनाने, सबसे पहले इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करना है। फिर इस इंटरमीडिएट में पाई बॉन्ड के साथ अगर रेजोनेंस हो सकता है तो डिफरेंट इंटरमीडिएट आपको मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखा जाए तो ये पोजीशन अपने पास अलाइलिक पोजीशन है और ये पोजीशन भी अपने पास अलाइलिक पोजीशन है। NBS से रिएक्शन है। NBS की शक्ल कैसी होती है? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनाओ, एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगा दो? नाइट्रोजन एटम लगा दो, तो सक्सिनिमाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगा दो, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। या तो HNO का प्रेजेंस दे दिया जाता है, उससे क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल अटैकिंग स्पीशीज जनरेट होगा, या फिर ROR, ऑलरेडी आपको पेरोक्साइड का प्रेजेंस दे दिया जाता है। पेरोक्साइड अपने पास फ्री रेडिकल जनरेटर ही होता है। नॉन पोलर मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। क्या होता है कि अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक तो अपने पास है नहीं, अलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल क्रिएट होता है। ये फ्री रेडिकल क्रिएट हो सकता है, ये फ्री रेडिकल क्रिएट हो सकता है। Br रेडिकल H रेडिकल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल ये यहाँ पे जनरेट होगा। अब इस फ्री रेडिकल पे आपको Br रेडिकल वापस से अटैच करना है, फाइनली इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट अपने पास बहुत सारे आ सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स को बनाने से पहले इंटरमीडिएट आपको बनाना होगा। यह फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी आ सकता है, और ये इसके साथ रेजोनेंस करके तो टोटल यहाँ से इधर से और इधर से टोटल 4 जगह से आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। सारे प्रोडक्ट अपने पास क्या होंगे? ब्रोमो एल्कीन होगा। फ्री रेडिकल पे ब्रोमीन अटैच कर दो, ये फाइनल प्रोडक्ट है। इस तरीके से आप हर जगह से फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। लेकिन ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ब्रोमो एल्कीन, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल, ये गलत बनाया ना, रेजोनेंस करवाया नहीं है। फ्री रेडिकल का रेजोनेंस अगर किया जाएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल पे Br रेडिकल अटैच कर दो, फाइनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको मिल गए। और ये जो ब्रोमो एल्कीन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसी के लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 6 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबलाइज्ड एल्कीन यही मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है इसी में अपने पास मेजर प्रोडक्ट आएगा। बाकी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट अपने पास कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। और सिमिलरली अगर ऐसे ही पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, तो हर किसी स्ट्रक्चर में फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। उस हिसाब से फिर यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर भी आपको काउंट करने होंगे।
यहाँ पे ना तो स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको बताने ना स्टीरियो आइसोमर बताने, केवल इतना देखना है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? रिएक्शन अपने पास सिंपल है, एल्कीन का रिएक्शन करना H+ से, और उसके बाद बेंजीन यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है। तो एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड पे H+ अटैच होगा तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। दिस कार्बोकेटाइन विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, और अपने पास साइड में बेंजीन रिंग भी दे रखा है। इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग है, कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से जनरेट किया है? एल्कीन की रिएक्शन किया है H+ से। ये अपने पास हो गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेंजीन, ये एल्कीन है, H+ ने पाई बॉन्ड पे अटैक किया, यहाँ पे H+ अटैच हो गया, मिडिल कार्बन पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा क्योंकि यहीं पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये कार्बोकेटाइन फर्दर यहाँ पे रीअरेंज हो सकता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज ही होगी, केवल यही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से जब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा तो बीटा कार्बन से, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, या इसको बोलते हैं 1 और इसको बोलते हैं 2। हमेशा कार्बोकेटाइन एक रीअरेंजमेंट 1-2 शिफ्ट होता है। कार्बोकेटाइन अल्फा कार्बन से कहाँ जा सकता है? बीटा कार्बन पे, और बीटा कार्बन से किसी एक ग्रुप को माइग्रेट करना होता है। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको पता है, लेकिन यहाँ पे तीनों माइग्रेटरी ग्रुप अपने पास सेम ही है, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पास कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन में ये 3 डिग्री पे कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे भी बगल में ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बन सकता है अगर रीअरेंज होगा तो। इस स्टेप में यहाँ पे स्टेबिलिटी में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, स्टेबिलिटी एग्जैक्टली सेम होगा। तो केवल यहाँ पे 1 टाइम कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट आपको करवाना है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपको बन गया है। इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैच कर दो? बेंजीन के सारे कार्बन आइटम इक्विवेलेंट है, किसी भी कार्बन आइटम पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स बेंजीन रिंग ऑन रिएक्शन विद PH-MgBr? PH-MgBr के साथ रिएक्शन करने पे कितने कंपाउंड बेंजीन दे सकते हैं? तो PH-MgBr क्या हो गया? ग्रेगनार्ड रिएजेंट। ग्रेगनार्ड रिएजेंट बेसिकली अपने पास क्या होता है? RMgX टाइप ही होता है। यहां पे आपको क्या दे रखा है? PH-MgBr। तो PH- MgBr पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन करनी है गिवन कंपाउंड से। प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है? बेंजीन। तो PH-MgBr तो अपने पास क्या हो गया? बहुत ही अच्छा बेस हो गया। और ग्रेगनार्ड रिएजेंट के बारे में आपको बता भी रखा है कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट में ये जो कार्बन पे माइनस आता है, यहाँ पे PH पे माइनस है, ये बहुत ही अच्छा बेस होता है। ये किसी भी गिवन मेंशन्ड एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है। तो कितना आइडेंटिफाई आपको करना है कि यहाँ पर गिवन मेंशन्ड कंपाउंड्स में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है या नहीं है। किसी भी टाइप का एसिडिक प्रोटॉन हो, चाहे स्ट्रांगली एसिडिक हो चाहे वीकली एसिडिक हो, हर टाइप के एसिडिक प्रोटॉन को ग्रेगनार्ड रिएजेंट रिमूव कर सकता है। तो PH- जैसे ही H+ को रिमूव करेगा क्या बनेगा? PHH, दैट मीन्स C6H5H, बेंजीन बन जाएगा ये। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन है, वहीं पे ये रिएक्शन फिजिबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा इजी है। पहला आपको क्या दे रखा है? एल्कीन दे रखा है, यहाँ से आ जाएगा। अगला क्या दे रखा है? ईथर। ईथर में कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता है, और ईथर के साथ जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट है वो रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए आपको बता रखा है कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में ईथर सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है। ईथर को सॉल्वेंट क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ईथर में कोई भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो जब भी आप ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाओगे ना, तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट जहाँ पे भी बना रहा है उस कंडीशन में ईथर सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि ईथर के साथ ग्रेगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं कर सकता है। यहाँ से नहीं आएगा। अगला आपको क्या दे रखा है? अल्कोहल। अल्कोहल में एसिडिक प्रोटॉन होता है, तो यहाँ से भी PH- एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके बेंजीन बना लेगा। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है यहाँ पे। ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, ये भी ग्रेगनार्ड रिएजेंट यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। यहाँ से भी बेंजीन मिलेगा। यहाँ पे
हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एसिडिक प्रोटॉन है, इधर कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन भी एसिडिक प्रोटॉन है pH माइनस के लिए, तो यहां से भी बेंजीन आपको मिलेगा। अगला क्या है, सल्फर से कनेक्टेड एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। और अगले में क्या है, नॉन टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल अल्काइन में कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। और इस एसिडिक प्रोटॉन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करेगा तो pH माइनस विल एक्सेप्ट H प्लस टू फॉर्म बेंजीन। तो टोटल इसका आंसर कितना हो गया, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है। इस रिएक्शन सीक्वेंस में पहली रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट ए बनता है और मल्टीपल रिएक्शंस के बाद प्रोडक्ट सी बनता है। तो आपसे ये पूछा है कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट सी में क्या रिलेशनशिप है। आंसर्स हैं कि प्रोडक्ट ए और सी आइडेंटिकल हो सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं, फंक्शनल हो सकते हैं, ऑप्टिकल हो सकते हैं। अब क्या रिलेशनशिप होगा इसके लिए, तो आपको कंप्लीट रिएक्शन सीक्वेंस फॉलो करके प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, CH3CHO एल्डिहाइड या कीटोन है बेटा, कौन सी रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड या कीटोन में डाइल्यूट बेसिक मीडियम में या कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में एल्डोल और कैरिजारो होता है, और उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। दो ही टाइप की रिएक्शन होती है। CH3 माइनस MgBr पॉजिटिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और उसके बाद H2 हाइड्रोलाइसिस करना है। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पे, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, वरना SN2TH रिएक्शन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को वाटर में से रिमूव कर लेगा और इस तरीके से अपने पास एक 2 डिग्री अल्कोहल आपको मिल गया। ये हो गया ए। अब इसके बाद क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन अल्कोहल से करते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इवन एलिमिनेशन होता है। इवन एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है, सेडजफ एल्कीन बनाना है और उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है। तो सेडजफ एल्कीन, एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एडिशन ऑफ वाटर का रिएक्शन है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ पे होता है। तो वापस से एल्कीन पे अल्कोहल बन जाएगा वाटर का एडिशन करने के बाद। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट, H प्लस यहाँ पे अटैच होगा ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे, तो क्या बनेगा OH2 प्लस। OH2 प्लस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन। अल्फा कार्बन पे कार्बोकेटाइन है, बीटा कार्बन से क्या करना है, H प्लस रिमूव करना है, तो क्या मिलेगा, एल्कीन। एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या ट्रिक बता रखा है कि एडिशन ऑफ वाटर के लिए ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो H प्लस और OH माइनस अटैच करना है, विदाउट रीअरेंजमेंट अटैच करना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो OH माइनस कहाँ लग जाएगा, बाहर, H प्लस कहाँ लग जाएगा, अंदर। जहां पर हाइड्रोजन आइटम ज्यादा होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जिस पर्टिकुलर कार्बन आइटम पे हाइड्रोजन आइटम ज्यादा प्लेस्ड है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं। ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो जहां पे हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है वहां पे न्यूक्लियोफाइल को अटैच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये आंसर आ गया अपने पास। ये तो देख लो, अल्कोहल है, फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते बेटा। ये चेन 3 कार्बन का चेन आइसोमर भी नहीं है। चेन में यहाँ पे सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी नहीं है, सॉरी पोजिशनल आइसोमर ये होंगे, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है, इसका मेजर प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। बेंजीन के ऊपर OH लगा रखा है, CH2OH लगा रखा है और एस्टर ग्रुप आपको लगा के दे रखा है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में H2SO4 कैटलिस्ट आपको दे रखा है। तो बेसिकली रिएक्शन में अलग से कोई आपको रिएजेंट नहीं दे रखा है, केवल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में रिएक्शन कैसे हो सकती है। इजी सा क्वेश्चन है। तो ये क्या अपने पास एस्टर है ना, एस्टर क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में तो एक ही रिएक्शन होती है बेटा, SN2TH। कोई न्यूक्लियोफाइल अगर मिल जाए तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और एसिड डेरिवेटिव में जो लिविंग ग्रुप है उस लिविंग ग्रुप को हटा देगा।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, SN2TH रिएक्शन होता है। अब न्यूक्लियोफाइल या तो अपने पास कहाँ पे होता है, बाहर से कोई रिएजेंट आपको दे रखा है तो उसे ऐसा न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में तो आप देखिए अंदर ही OH बना के दे रखा है, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा। OH में ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर होता है तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और इंटरनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे SN2TH रिएक्शन हो सकता है। बाकी H प्लस कैटलिस्ट आपको क्यों दे रखा है, जो भी अपने पास SN2TH रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड डेरिवेटिव में होती है और ये दोनों रिएक्शन एसिडिक मीडियम में फास्ट होती है, इसीलिए H प्लस यहाँ पे कैटलिस्ट आपको दे रखा है। इंटरनली न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनली अटैक करेगा, यहाँ से अटैक होगा तो बहुत दूर पड़ जाएगा, इतना बड़ा रिंग तो बनेगा नहीं, अनस्टेबल होगा, इधर से अटैक करवा लेते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए तो उसको क्या बोलता है, SN2TH रिएक्शन। और उसके बाद क्या होगा, वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, O80 माइनस इथॉक्साइड आइन यहाँ से H प्लस को रिमूव कर लेगा प्रोटॉन लॉस होने के बाद, और फाइनली आपको एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो न्यूट्रल प्रोडक्ट हो गया प्लस ETOH, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अपने पास आ गया सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। In which of the following reaction product obtained is tertiary butyl methyl ether? tertiary butyl methyl ether, तो बेसिकली ईथर आपको बनाना है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 3 पे आ जाओ। विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक रिएक्शन आपको बता रखा है और विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ही ईथर का फॉर्मेशन हम करते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ईथर का फॉर्मेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें करना होता है, लेकिन आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों एक साथ चलती है। रिएक्शन अगर रिएक्शन में कंडीशंस आपके पास सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और एलिमिनेशन को फेवर करता है, जैसे कि स्ट्रांगली बेसिक रिएक्शन अगर आपको दे रखा है तो फिर वहां पे एलिमिनेशन फेवर होता है, और एलिमिनेशन फेवर होने से एल्कीन बनता है, ईथर नहीं बनता है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको बता भी रखा, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है वो भी सब आपको पता है। इनमें से कौन सी रिएक्शन में टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनेगा, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, 1 by 1 सबको ऑब्जर्व कर लेते हैं। CH3OH और C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, चाहे तो पूरा मैकेनिज्म बता सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर लो कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो ये बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर यहां से रिमूव कर दो तो ईथर तो आपको मिल गया। मैकेनिज्म क्या होगा, अल्कोहल की रिएक्शन आपने किससे कर रखी है, कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस से, तो अल्कोहल में जो OH होता है बेसिकली बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है। इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का क्या फंडा होता है कि H प्लस आप इसकी रिएक्शन करवा दो तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस। अब आपके पास लिविंग ग्रुप भी है और आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, फाइनली यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा, तो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ईथर, बट दिस ईथर इज नॉट टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर आपको कहाँ मिल सकता है, सेकंड आपके पास टर्शरी ब्रोमाइड है, CH3OH है, NaOH है, तो अल्काइल हैलाइड होता है और अल्कोहल होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, यही विलियमसन ईथर सिंथेसिस के रिएजेंट होते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, बेसिक मीडियम है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन पहले होगा, बेसिक मीडियम एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा। अब OH माइनस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिल गया, CH3O माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस में सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं होगा, एलिमिनेशन फेवर होगा। और टर्शरी अपने पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में तो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट ही आपको मिलते हैं। टर्शरी और सेकंड अल्काइल हैलाइड में, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन ही फेवर होता है, एलिमिनेशन फेवर होगा तो एल्कीन आपको मिलेगा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे, वरना सब्स्टिट्यूशन अगर होता तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर आपको मिलता, लेकिन ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन ही फेवर होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अपने पास क्या होता है, अल्कोक्साइड आयन, जैसे यहां पे क्या है, मेथॉक्साइड आयन। तो बस इसी प्रॉब्लम को आपको ऑब्जर्व करना था।
अब इसके बाद पहले दो ऑप्शन से तो आपको ये नहीं मिला, थर्ड ऑप्शन बहुत इजी है। ये एक तरीके से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये आपको क्या दे रखा, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी तो होती नहीं है। वैसे भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन के प्रोडक्ट आपको नहीं मिलते हैं, सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मेजर होता है, और जैसे ही सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मिलेगा वैसे ही आपको ईथर फॉर्मेशन हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो सी ऑप्शन सही है। बाकी डी ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड आपको दे रखा है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन के प्रोडक्ट एल्कीन मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट ईथर नहीं मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। इथाइलिडीन क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH गिव्स। क्वेश्चन नंबर 8, इथाइलिडीन। तो इथाइलिडीन का क्या होता है, बाईवैलेंट रेडिकल होता है, इसको बोलते हैं इथाइल, और उसी कार्बन एटम से अगर एक और हाइड्रोजन एटम आप रिप्लेस कर दो तो अपने पास क्या हो जाता है, एक और रेडिकल यहाँ पे बनेगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आइल, फिर आइडीन और लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइलिडीन। क्लोराइड है, एक्वस KOH से आपको रिएक्शन करवाना है, एक्वस KOH है बेसिकली, तो न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है बेसिकली, सेकेंडरी या टर्शरी भी नहीं है, तो एलिमिनेशन के जो चांसेस है बहुत ही कम होंगे, केवल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा। 2 टाइम्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवा दो और 2 टाइम्स लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, एक कार्बन पे 2 H बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, इथेनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन हुआ जिससे कि एक कार्बन की पे 2 OH आ गए, और फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, कंडेंसेशन के बाद इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड प्रोडक्ट आपको मिला है। ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2AR रिएक्शन एरोमेटिक बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। तो टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है कि SN2AR रिएक्शन का ऑर्डर कौन से ऑप्शन में करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है, और यहाँ पे जो ऑर्डर आता है ना वो थोड़ा सा अलग आता है। जैसे मान लो कि नॉर्मली जो आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा है, ये कहाँ पे होता है, अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में ये नॉर्मली अपने पास अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड में अल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। अब SN1 मैकेनिज्म देखो, ये SN2 मैकेनिज्म देखो, IDS स्टेप में कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा। तो सबसे वीक बॉन्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, CI। तो जो आयोडाइड है, अल्काइल आयोडाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है वो ब्रोमाइड से फास्ट होता है, सॉरी हाँ, क्लोराइड से ब्रोमाइड में फास्ट होता है, और सबसे स्लो कहाँ आता है, फ्लोराइड में। SN1 मैकेनिज्म फॉलो करो या SN2 मैकेनिज्म फॉलो करो। IDS स्टेप में कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है, ये ब्रेक होता है, और IDS स्टेप में ऐसा होता है। तो IDS स्टेप जहाँ से फास्ट हो सकता है, कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन का रेट वहाँ पे फास्ट ही आएगा। IDS स्टेप में जो भी हो रहा है अगर वो अच्छे से हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर बेसिकली अपने पास कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जितना ज़्यादा ये बॉन्ड वीक होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट आएगा। तो नॉर्मली आपको क्या पता है कि बेटर लिविंग ग्रुप आयोडीन होता है, तो आयोडीन अच्छे से लीव कर जाता है, या कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है वो सबसे वीक है, ये तो बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा। तो यहीं पे अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आना चाहिए, ज़्यादा। SN1 और SN2 रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा आता है, और अल्काइल फ्लोराइड में रेट ऑफ रिएक्शन कम आता है। लेकिन SN2AR रिएक्शन में इसका जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर आता है। आपको क्या लगता है कि आयोडाइड के केस में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, और फ्लोराइड के केस में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होना चाहिए। दिखा देते हैं SN2AR रिएक्शन अपने पास किस तरीके से होता है। पहली बात तो अराइल फ्लोराइड में होता है, अराइल फ्लोराइड, अराइल क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड मतलब हैलोजन। और उसके बाद यहाँ पे अपने पास ऑर्थो या पैरा पे कोई स्ट्रांगली -M ग्रुप भी लगा होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाता है। क्योंकि नॉर्मली आप देख लो, जो हैलोजन के लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। बेंजीन के साथ रेजोनेंस करने पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है।
और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में तो सब्स्टिट्यूशन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। यहाँ पे अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना तो न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करोगे, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस पे ही आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना हो तो ये जो बेंजीन रिंग है इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने पास लिविंग ग्रुप है हैलोजन, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे स्ट्रॉन्ग माइनस एम आपको लगाने पड़ेंगे, NO2 CN CHO इस तरीके से। तो अब ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आराम से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, NO2 की वजह से यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है। तो सबसे पहले ये लीविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप का बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। पहले पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। पहली स्टेप में अपने पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यही अपने पास स्टेप कैसा हो जाएगा, आइडियस स्टेप। और अगली स्टेप में क्या होगा कि वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये अपने पास कौन सा हो गया, फास्ट। इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड, उसका ये कंप्लीट मैकेनिज्म है। और इस कंप्लीट मैकेनिज्म में आप देखो कि CX बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ पे इन्वॉल्व है, फास्ट स्टेप में। तो CX बॉन्ड ब्रेकिंग से आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि CX बॉन्ड ब्रेकिंग से रेट ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन या RDS स्टेप ये नहीं है। RDS स्टेप अपने पास पहला वाला है, तो इसमें आप सब देख लो कि कार्बेनाइन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा आएगा। तो नॉर्मली NO2 तो चलो सब में कॉमन ही होगा। यहाँ पे आप हेलोजन डिफरेंट कर सकते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। फ्लोरीन के केस में स्ट्रॉन्ग माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा, माइनस आई ज़्यादा होगा तो कार्बेनाइन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। और कार्बेनाइन अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन के केस में अपने पास रेट ज़्यादा आएगा, क्लोरीन में कम आएगा, ब्रोमीन में कम आएगा और आयोडीन में कम आएगा। नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, अराइल हैलाइड में वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा सही आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सही फर्स्ट, पैरा नाइट्रो फ्लोराइड। पैरा नाइट्रो बेंजीन फ्लोराइड और पैरा नाइट्रो बेंजीन क्लोराइड में फ्लोराइड वाले में ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, SN2AR रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन टू 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। और रिएजेंट आपको कई सारे दे रखे हैं, मैं बोल रहा हूँ रिएजेंट पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, सीधा कन्वर्जन पे आप ध्यान दो और कन्वर्जन के अनुसार खुद ही रिएजेंट बनाने की कोशिश करो। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इससे क्या बनाना है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके बेसिकली आपने H+ अटैच किया है, OH- अटैच किया है। एडिशन ऑफ वाटर 3 तरीके से होता है, या तो डाइल्यूट एसिड मीडियम में आप रिएक्शन करवा दो, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवा दो, तो एसिड से क्या मिलेगा H+, और डाइल्यूट है तो वाटर से क्या मिलेगा OH-, या फिर HBO करवा दो या OMDM करवा दो। HBO के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आपको मिलता है, और यहाँ पे आपने एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही बना रखा है, तो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके रिएजेंट आपको लगेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएजेंट क्या होते हैं, B2H6 H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। 11 में क्या है, एक रिएक्शन आपको दे रखा है, DCl से रिएक्ट करवाना 1 इक्विवेलेंट, उसके बाद DI से। तो D अपने पास आइसोटोप हो गया H+ का, और एल्कीन नहीं है, अल्काइन अपने पास दे रखा है, 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर दूसरी बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन और अल्काइन में। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है, DCl पहला एक इक्विवेलेंट है और उसके बाद DI है, मतलब एसिड के साथ इसका रिएक्शन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम आइसोटॉप लेके आए हैं बस।
D पॉजिटिव Cl माइनस। अंदर कार्बोकेटाइन बनाएंगे बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल देन टर्मिनल कार्बोकेटाइन। और इलेक्ट्रोफाइल जब अल्कीन या अल्काइन पर अटैक करता है तो कार्बोकेटाइन ही बनता है। अगली स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अगली स्टेप में Di, तो D प्लस आई माइनस। HI की जैसा ही एसिड है, D प्लस इधर अटैक करेगा ताकि कार्बोकेटाइन यहाँ बने। यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा, पहली बात तो इसी को मार्कोनिकोव प्रोडक्ट भी आप बोलते हो, ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन Cl के प्लस से स्टेबलाइज्ड भी होगा। जहाँ पे ऑलरेडी हेलोजन एटम अटैच्ड है वहीं पे आपको कार्बोकेटाइन बनाना या वहीं पे ऑलरेडी हेलोजन एटम आपको लगाना, इसी को आप मार्कोनिकोव एडिशन भी बोलते हो। इन केस ऑफ अल्काइंस आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो सेकंड कार्बन पे क्लोरीन और आयोडीन प्रेजेंट है और फर्स्ट कार्बन पे दोनों ड्यूटेरियम एटम अटैच हुए हैं। मार्कोनिकोव एडिशन आपने फॉलो किया है, जो भी अपने पास लॉजिक है उसको फॉलो किया है, चाहे फिर वो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट आपको दे या एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट दे, हमने केवल इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको एकदम सही स्टेप्स में फॉलो किया है। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये बेसिकली थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स जा रहा है एक तरीके से। ये आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आपको करवानी है क्यूप्रिक क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। डाइएजोनियम सॉल्ट ये एक बहुत ही अच्छा सबस्ट्रेट है अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल अपने पास सॉल्यूशन में होगा इधर अटैक करेगा लिविंग ग्रुप लीव करके, और बेंजीन के काफ़ी सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। तो क्यूप्रिक क्लोराइड की रिएक्शन आप HCl की प्रेजेंस में अगर इससे करवाओगे तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, तो आपको बेसिकली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो दो रिएक्शंस आपको बताई थी, गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन अपने पास कौन से होती है, जिसमें मेटालिक हैलाइड का रिएक्शन आप करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड, दैट मिनरल एसिड। तो इस रिएक्शन को आप बोलते हो सैंडमैन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सैंडमैन रिएक्शन। 13 पे आ जाओ। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग HA and A minus H pH that is equal to 5, और HA का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka वो आपको दे रखा है 10⁻⁻5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में अपने पास HA वीक एसिड भी है और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है A माइनस वो भी प्रेजेंट है, HA भी प्रेजेंट है, A माइनस भी प्रेजेंट है। तो चलो HA यहाँ पे डिसोशिएट होगा, A माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि HA जब डिसोशिएट होगा तो आपको A माइनस ही मिलेगा और A माइनस ऑलरेडी सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कम सेटल होगा। जितना भी सेटल होगा उसके रेस्पेक्ट में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर 10 अल्फा में आंसर देना है। तो लेट अस से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 0 0 इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। यहां से आपको 0 मिलेगा A माइनस, बाकी A माइनस ऑलरेडी आपको दे रखा है, और A माइनस आपके पास ऑलरेडी नहीं दे रखा है, वरना इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको रिपोर्ट की जाती। C में से अगर मान लीजिए कि C अल्फा ये डिसोशिएट होता तो ये भी आपको कितना मिलेगा, C अल्फा। तो यहाँ से अपने पास डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, C अल्फा रेस्ट टू पावर 1 C माइनस C अल्फा रेस्ट टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर -5। C से C तो गया ही सही। pH आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे H+ की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, और कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी अपीयर हो रही है, C अल्फा, ठीक है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है इसके रेस्पेक्ट में pH आपको दे रखा 5। इसका मतलब H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 10⁻⁻5 मोलर। तो 10⁻⁻5 मोलर ऑलरेडी आपको H+ यहाँ पे दे रखा है। तो बताइए H+ इंटू A माइनस रेस्ट टू पावर 1 डिवाइडेड बाई HA, this is what dissociation constant of HA which is given as 10⁻⁻5।
ठीक है। H प्लस आपको 10⁻⁻5 दे रखा है, E माइनस आपको कितना मिलेगा C अल्फा, और HA कितना लेफ्ट होगा C माइनस C अल्फा। तो C अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होना भी चाहिए था क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपको HA का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखा है, कैंसिल आउट नहीं होता तो आपके पास आंसर भी नहीं आता। तो अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5। आंसर आपको क्या देना है 10 अल्फा विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10, 5 आंसर आ जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वीक एसिड डिसोशिएट होने के बाद H प्लस और A माइनस बनाता है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। डिसोशिएशन कांस्टेंट की टर्म में यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपको लिखना है, 10⁻⁻5 के इक्वलाइज करना है जिससे कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 10 अल्फा आंसर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम ही है। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड in a solution at pH 12 is A into B raised to power 10 raised to power minus B, then find the value of B divided by 10। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो अपने पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है, और सॉल्युबिलिटी निकालने के बाद इसने जिस तरीके से आंसर आपसे पूछा है ना, उसी तरीके से आंसर आपको रिपोर्ट करना है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड है बेटा, वाटर में डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होने के बाद डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा Fe3 प्लस एक्वस प्लस 3OH माइनस एक्वस। बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। शुरुआत में तो ये सब 0 0 है और ये कुछ प्रेजेंट है, लेकिन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें तो आएगा नहीं। थोड़ा बहुत डिसोशिएट होगा, कितना बच गया उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्योर सॉलिड की जो एक्टिविटी है वो 1 ही आपको पुट करनी है। लेट अस से कि ये S सॉल्युबल हो गया तो कितना बनेगा S, और ये कितना बनेगा 3S। और pH आपको कितना दे रखा है बेटा, pH आपको दे रखा है 12, मतलब pOH कितना हो जाएगा बेटा 2, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻²। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितना है 3S प्लस 10⁻²। ऐसे बांध सकते हो। वैसे भी आपको पता है कि इन अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर यहां से फेरिक हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन से जितना भी OH माइनस आएगा, और टोटल मिला के अपने पास OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² मोलर दे रखी है, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती क्योंकि सॉल्यूशन में आपको दे रखा है। और ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ से फेरिक हाइड्रोक्साइड जितना यहाँ पे डिसोशिएट होगा, इसके डिसोसिएशन की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि ऑलरेडी OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा आपको दे रखी है सॉल्यूशन में। तो OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है फेरिक हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन से मिलेगी, प्लस टोटल वाटर में जितना भी है सब कुछ मिला के आपको 10⁻² मोलर दे रखा है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्युबिलिटी, और इसका KSP आपको दे रखा है 10⁻36। तो KSP कितना हो जाएगा बेटा S⁻1 10⁻²⁻3, और डिवाइड में अपने पास कुछ होता नहीं है, product raised to power their stoichiometric coefficient that is equal to solubility product which is what 10⁻36। तो S अपने पास कितना आ जाएगा 10⁻30। S को कैसे लिखेंगे 1 इंटू 10⁻30। इसने कैसे लिख रखा है A इंटू 10⁻B। तो B का वैल्यू कितना हो गया बेटा 30। इसने आंसर क्या पूछा है B डिवाइडेड बाई 10, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 आंसर अपने पास क्या हो जाएगा 3। तो ये भी एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। इसमें केवल आपको इतना देखना था कि जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको pH के टर्म में दे रखी थी, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के डिसोशिएट होने से आपको जितना मिलता है उससे ज्यादा आपको सॉल्यूशन में ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, NaNO3 को हीट करने से एटोमिसिटी ऑफ द हैवीएस्ट गैस रिलीज्ड इज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सोडियम नाइट्रेट को हीट करने से जो गैस यहाँ पर रिलीज होगी, जो हैवीएस्ट गैस यहाँ पर रिलीज होगी, उसका एटोमिसिटी आपको बताना है। सोडियम नाइट्रेट, यूजुअली नाइट्रेट को हीट करने से क्या बनता है ऑक्साइड प्लस NO2 गैस, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम और सीजियम नाइट्रेट को हीट करने से क्या बनता है नाइट्राइड बनता है प्लस O2 गैस। एक ही गैस रिलीज होती है, इसकी एटोमिसिटी क्या है 2। और अगर मान लीजिए कि इसको आप फर्दर हीट करते हो, बहुत ज़्यादा हीट करते हो 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब जाके ये सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रखा है
तो सोडियम नाइट्रेट को हीट करने से आपको क्या बनाना है, सोडियम नाइट्रेट बनाना, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ऑक्सीजन गैस एक ही गैस है और इसी गैस का एटोमिसिटी आपसे पूछा है तो वो कितना हो जाएगा 2। अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दे रखे इसमें एसिडिक सॉल्ट कितना है। तो एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट इनकम्प्लीट सॉल्ट के एग्जाम्पल होते हैं। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें और ज्यादा बेस मिक्स किया जा सकता है। एसिडिक सॉल्ट इसका मतलब क्या होता है, इन विच मोर बेस कैन बी मिक्स्ड। और ज्यादा बेस मिक्स करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट में से ये H+ को कंज्यूम करके फर्दर आपको न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन देगा। तो सिंपली अपने पास एक ऐसा कंसेप्ट आ गया कि एसिडिक सॉल्ट क्या हो सकता है कि कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड का ऐसा सॉल्ट जिसमें और ज्यादा H+ अभी बचा हुआ है, जैसे H3PO4 है। H3PO4 में टोटल 3 एसिडिक प्रोटॉन होते हैं। तीनों एसिडिक प्रोटॉन को हटाने से PO4 3- फॉस्फेट बनता है। तो ये जो फॉस्फेट आयन है ये अपने पास एक तरीके से कंप्लीट सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि H3PO4 में से एक H+ हटाया तो क्या बनेगा, H2PO4-, एक और H+ हटाया HPO4-, तो HPO4-, या H2PO4-, ये दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे, एसिडिक सॉल्ट के, क्योंकि यहाँ पे अभी फर्दर बेस और ऐड किया जा सकता है क्योंकि अभी भी एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे लेफ्ट है। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, अ सॉल्ट इन विच मोर बेस कैन बी एडेड, मतलब कि और ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन अभी हो सकता है। और सिमिलरली बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, एनी सॉल्ट इन विच मोर एसिड कैन बी एडेड। तो यहाँ पे अपने पास क्या एग्जाम्पल है, NaCl, इसमें और ज्यादा बेस आप ऐड कर नहीं सकते। BaClO4, इसमें भी और ज्यादा बेस आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कहीं पे भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं नजर आ रहा है। इसमें भी और ज्यादा बेस आप ऐड नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन एटम और हैं, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन एटम एसिडिक प्रोटॉन नहीं होते हैं। देख लो ये अपने पास प्रेजेंट है, ये किससे बना होगा बेटा, NaOH से और H3PO2 से। और H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड में केवल एक ही एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और उस एसिडिक प्रोटॉन को OH- ने रिमूव करने के बाद ये पर्टिकुलरली सॉल्ट बना दिया है। तो ये सॉल्ट अपने पास कंप्लीट सॉल्ट का एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट सॉल्ट का एग्जाम्पल नहीं है। ये कोई एसिडिक सॉल्ट अपने पास नहीं है। KH2, तो ये एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है बेटा। फॉस्फोरस एसिड में 2 एसिडिक प्रोटॉन होते हैं और इन्होंने एक एसिडिक प्रोटॉन तो रिमूव कर लिया है, उसी के बाद ये सॉल्ट बना है। इसमें भी एक और एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया जा सकता है। तो ये एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ये एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल नहीं है। ये किससे बना है, H3PO3 से। H3PO3 में केवल 2 ही एसिडिक प्रोटॉन होते हैं और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया होगा तो दोनों एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करने के बाद HPO3-, ये सॉल्ट आपको दे रखा है। यहाँ पे फर्दर कोई एसिडिक प्रोटॉन रिमूव नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे H+ दिखाई दे रहा है तो ये एसिडिक प्रोटॉन है, नहीं। एसिडिक प्रोटॉन कौन होगा, जो हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ, दोनों ही एसिडिक प्रोटॉन होते हैं और इस सॉल्ट में दोनों ही एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर रखा है। तो ये भी अपने पास एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल नहीं है। आगे आने वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी तक एसिडिक सॉल्ट का अपने पास एक ही एग्जाम्पल निकला है। ये एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है तो सबको दिख रहा है, किससे बना था, ये H2CO3 से। इसमें 2 एसिडिक प्रोटॉन है, एक एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया गया है, एक और एसिडिक प्रोटॉन अभी रिमूव किया जा सकता है। K2CO3 नॉट एसिडिक सॉल्ट, कोई एसिडिक प्रोटॉन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। MgH प्रेजेंट है, H2S, 2 एसिडिक प्रोटॉन है, दोनों एसिडिक प्रोटॉन सल्फर एटम से कनेक्टेड है। एक एसिडिक प्रोटॉन अभी रिमूव किया है, एक एसिडिक प्रोटॉन अभी आप और रिमूव कर सकते हो और बेस मिक्स करने से। तो ये भी एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। और K2HPO4, तो K+ है, HPO4-, तो ये बेसिकली किससे आया था, H3PO4। इसमें 3 एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, 2 एसिडिक प्रोटॉन ऑलरेडी रिमूव कर रखा है, एक एसिडिक प्रोटॉन अभी यहाँ पे बचा हुआ है। तो एसिडिक प्रोटॉन अगर अभी है तो इसमें और ज्यादा बेस मिक्स किया जा सकता है, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा। 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17 भी इजी सा क्वेश्चन है। एल्कली मेटल है, O2 एक्सिस के साथ इसका रिएक्शन किया है, A बनेगा
और ए की रिएक्शन आपने करी है वाटर से, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड हो या परऑक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड हो, एल्कली मेटल के ये सारे ऑक्साइड वाटर में रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेस बनाते हैं। साथ ही साथ H2O2 बन रहा है और गैस रिलीज हो रहा है। इसका मतलब कि मेटल यहां पे क्या हो सकता है, तो H2O2 कौन से बनता है, सिंपली आपको ये देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेटल की रिएक्शन अगर आप O2 से करोगे और O2 से करवाने के बाद केवल ऑक्साइड बनाओगे, और ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर से करवाएंगे तो क्या बनेगा, MOH। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है जब मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। कौन सा मेटेलिक ऑक्साइड को, अल्कली मेटल के ऑक्साइड को। लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये ऑक्साइड तो नहीं है बेटा, ये अपने पास परऑक्साइड ही होगा। मेटल में भी सीजियम गैस एक्सिस पैरामैग्नेटिक इन नेचर, gas X is paramagnetic in nature and compound A is superoxide। ठीक है, एकदम सही आंसर है। X गैस यहाँ पर रिलीज कर रखा है इन्होंने, तो ये अपने पास सुपर ऑक्साइड ही होगा। सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन आप अगर वाटर से करोगे तो क्या बनेगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2O2 बनेगा और O2 बनेगा। तो मेटल M अपने पास सीजियम हो सकता है, ठीक है। जो सुपर ऑक्साइड बेसिकली बनाता है वो हो सकता है, तो सुपर ऑक्साइड पोटेशियम बनाता है, रुबिडियम बनाता है, सीजियम बनाता है। गैस एक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, O2 गैस पैरामैग्नेटिक ही होता है, MOT थ्योरी से आता है ये। और कंपाउंड ए इज सुपर ऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सीजियम के सुपर ऑक्साइड है, मेटल सीजियम है जिसको एक्सिस ऑफ एयर से रिएक्शन करेंगे तो सुपर ऑक्साइड ही बनेगा। सुपर ऑक्साइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस O2 गैस आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये अपने पास वापस एस ब्लॉक से रिलेटेड है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। एस ब्लॉक में जो बेरिलियम के ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक ही होते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ही है सेकंड ग्रुप का। Reducing power of hydrides of metallic और अल्कली मेटल हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये गलत है। रिड्यूसिंग पावर LiH NaH सीजियम H, सीजियम प्लस H माइनस अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है और इसी की वजह से रिड्यूसिंग पावर आएगी। सामने वाले को रिड्यूस करना है तो यही H माइनस सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, तो H माइनस की प्रेजेंस यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जिसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहीं पे आपको H माइनस ज़्यादा मिल सकता है। H माइनस ज़्यादा मिलेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या आ जाएगा, ज़्यादा। और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, सीजियम हाइड्राइड में। और आयनिक कैरेक्टर सबसे कम कहाँ आएगा, लिथियम हाइड्राइड में। कैटाइन सबसे बड़ा है, तो फॉजन्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कैटाइन का जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे कम होगा। इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। सीजियम हाइड्राइड का जो रिड्यूसिंग पावर है यह सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि सीजियम हाइड्राइड ही सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड है। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये गलत हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आंसर हो गया। पहले दो स्टेटमेंट सही थे, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बेरिलियम हैज़ अ डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो अपने पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट और एग्जैक्टली डाउन द ग्रुप मैच नहीं करती है, थोड़ा डायगोनल रिलेशनशिप के साथ मैच करती है। जैसे कि लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन आप देखिए, इन द इक्विलिब्रियम A माइनस प्लस H2O, A माइनस तो मतलब HA एसिड आपके रहा होगा और HA एसिड से H प्लस डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बना होगा A माइनस, और A माइनस प्लस H2O, इसका मतलब A माइनस के हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन आपको दे रखा है। A माइनस प्लस H2 दैट गिव्स HA प्लस OH माइनस, Ka आपको दे रखा है 1 × 10⁻⁵ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपसे पूछा है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का pH अगर आपसे पूछा होता ना, तो pH का तो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता है, लेकिन pH का फॉर्मूला या pH हमसे नहीं पूछा है, थोड़ा इंटरमीडिएट टर्म आपसे पूछा है हाइड्रोलिसिस के लिए। HA एसिड है आपके पास, अज्यूम कर लो कि वीक एसिड है, अज्यूम क्या कर लो, वीक एसिड है, तभी डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁵ दे रखा है।
वीक एसिड है तभी डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻³ से कम है, 10⁻⁵ है। वीक एसिड है तो इससे आपको क्या मिलेगा, A माइनस कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, और ये कॉन्जुगेट बेस अगर वाटर में प्रेजेंट है तो इसका हाइड्रोलाइसिस तो होना ही है। एनी कैटायन और एनायन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस हाइड्रोलाइजेस इन वाटर, हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे जो भी इसका हाइड्रोलाइसिस का कांस्टेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, KH, और हाइड्रोलाइसिस का जो डिग्री आएगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या बनेगा, HA प्लस OH माइनस, एक्वस एक्वस एक्वस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ 0.0001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट मतलब कुछ ऐसा सॉल्ट अज्यूम कर सकते हैं अपन, उसमें से Na+ का तो कोई बात है नहीं, क्योंकि Na+ अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, तो उसके हाइड्रोलाइसिस की तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको हाइड्रोलाइसिस केवल किसका देखना है, A- का। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 000, C में से CH अगर ये जाएगा, इसको आप 0 नहीं, ये एक्सिस में होता है, तो ये CH इस तरीके से KH की वैल्यू क्या आती है, CH इंटू CH, C-CH। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आपने H अज्यूम कर ली, और A- का कॉन्सेंट्रेशन C आपको दे रखा है। तो यहाँ से इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के लिए K इक्विलिब्रियम आपने लिखा, इक्विलिब्रियम किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस के लिए, तो इसने आपने नाम दे दिया KH, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू CH इंटू CH डिवाइडेड बाई C-CH। अब आपसे ये पूछा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का क्या यहाँ पे फंडा है, तो C आपको पता है, H आपको निकालना, लेकिन KH आपको नहीं पता है। तो KH भी आपको पता है कि जब भी इस तरीके से आपके पास हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन आती है कॉन्जुगेट बेस के हाइड्रोलाइसिस की, तो KH इंटू KA ये कितना होता है, KW के बराबर होता है। ये सब आपने डिराइव कर रखा है। KW 10⁻⁻14 है, ये 10⁻⁻5 है। वीक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो KH आ जाएगा 10⁻⁹। 10⁻⁹ इज इक्वल टू CH² 1 - H। अज्यूम कर लेते हैं कि H यहाँ पे बहुत ही कम है, तो 1 - H कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। C आपको दे रखा है 10⁻⁶, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻3 विच इज इक्वल टू H²। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, (10⁻⁻5) 10⁻⁻3 है, सॉरी ये, तो ये 10⁻⁻6, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻⁻3, और 10⁻⁻3 बेसिकली कितना है, 0.001 है। ये किससे कम है, 0.1 से कम है। 0.1 से कम है तो 1 - H को जो आपने 1 अज्यूम किया ये बिल्कुल सही है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अपने पास कितना आ गया, 10⁻⁻3, और क्या बोल सकते हैं, 0.001। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, केवल आपको हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन दे रखी है, ये आपको पहचानना था। हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप लिखोगे उसको क्या बोलना पड़ेगा, KH, और KH की वैल्यू आपने लिखी यहाँ पे, तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कितना, KH आपको नहीं दे रखा था, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट KA दे रखा था। तो K जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप ये देखते हो कि कॉन्जुगेट बेस A- का जो हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है KH, इसकी वैल्यू क्या आती है, KH इंटू K दैट इज इक्वल टू KW। इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ तो क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स। व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स, तो बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या होता है, अगर एसिड और बेस ने एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया तो केवल क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। और एसिड और बेस में एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं किया, एसिड और बेस में से कोई एक अगर एक्सिस में आपको दे रखा है तो फिर आपके पास क्या बनता है, एसिड अगर एक्सिस में है तो एसिड प्लस सॉल्ट बनता है, और बेस अगर एक्सिस में है तो बेस हो जाता है, थोड़ा बहुत बेस बचता है, और थोड़ा बहुत बेस ने जिस एसिड के साथ रिएक्ट किया है उससे क्या बनेगा, सॉल्ट। तो एसिड प्लस सॉल्ट या बेस प्लस सॉल्ट, इसको आप क्या बोलते हो, बफर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान किस बात का रखना है कि बेटा ये एसिड जो है वो वीक एसिड होना चाहिए, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, या वीक बेस होना चाहिए वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। ये दो टाइप के बफर आपको पता ही है। और थर्ड टाइप का बफर क्या होता है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन ही होता है, कि वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है ना, वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है, इसी सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर आप प्रिपेयर कर दो तो ये भी एज अ बफर एक्ट करता है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सॉल्यूशन को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करने से बफर प्रिपेयर होगा। इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, पहला आपको क्या दे रखा है, NH4OH,
और HCl आपको दे रखा है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों की मोलैरिटी इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेंगे, सॉल्ट प्रिपेयर होगा, बफर नहीं प्रिपेयर होगा। सारे ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। फर्स्ट 0.1 मोलर, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 0.1 मोल पर लीटर दैट मीन्स 0.1 मोलर ही आपको दे रखा है। NH4OH है, HCl है। वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं 1 लीटर, 1 लीटर, तो 0.1 मोल ही हो गया, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। 0.1 मोल से आपको OH माइनस कितना मिलेगा 0.1, H प्लस भी आपको कितना मिलेगा 0.1। तो ये तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो यहां से तो क्या मिलेगा सॉल्ट 0.05 मोलर, 0.1 मोलर NH4OH और ये HCl। तो यहां से NH4OH और ये तो 0.05 विल कंज्यूम 0.05 मोल, 1 लीटर 1 लीटर अज्यूम कर लेते हैं। ये तो क्या बन जाएगा NH4Cl। 0.05 विल कंज्यूम 0.05, OH माइनस विल न्यूट्रलाइज H प्लस, बाकी क्या बचेगा NH4Cl। और इसके अलावा आपके पास क्या बनेगा 0.05 मोलर HCl और बचेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे बच गया, जबकि वीक एसिड या वीक बेस बचना चाहिए नहीं। 0.1 मोलर NH4OH और 0.05 मोलर HCl, 1 लीटर 1 लीटर, तो 0.1 0.05 ये लिमिटिंग है। तो यहां से क्या होगा 0.05 विल कंज्यूम 0.05 टू फॉर्म NH4Cl और 0.05 मोलर NH4OH, वीक बेस इज लेफ्ट। तो वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, ये बफर बन गया। फोर्थ ऑप्शन भी आप चेक करना कि ये बफर नहीं है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है सॉल्ट दे रखा है, और सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, या सॉरी सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। तो फोर्थ इज नॉट करेक्ट, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, इसमें काफी टाइम लग गया इस पेपर को सॉल्व करने में। Mixture X was prepared, question number 21. Mixture X was prepared in 2 liter of a solution by dissolving 0.02 mole of cobalt NH3 SO4 Br and 0.02 mole of cobalt NH3 Br SO4। 1 लीटर आपने मिक्स किया, तो 2 लीटर में 0.02 मोल प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में 0.01 मोल प्रेजेंट होंगे। अब जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन में बता रहा हूं। 2 लीटर में 0.02 मोल प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में 0.01 मोल प्रेजेंट होगा। कुछ अपने पास कॉम्प्लेक्स है, इधर Br है, कुछ कॉम्प्लेक्स है, इधर क्या है सल्फेट है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी अपने पास लिगेंड वगैरह प्रेजेंट होते हैं या एनाइंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो एक्वा सॉल्यूशन में डिसोशिएट नहीं हो सकते हैं। केवल ये जो अपने पास आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, यही केवल डिसोशिएट हो पाते हैं। तो अगर आप इसका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, तो ये अपने पास कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, Br माइनस मिलेगा, यहाँ से कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। रिएक्शन किससे करवा रहे हो AgNO3 से, और यहाँ पे किससे करवा रहे हैं BaCl2 से। तो Y और Z आपको मिल रहा है, Y और Z आपको आइडेंटिफाई करना है। Ag प्लस विल कंज्यूम Br माइनस, तो AgBr Y हो गया, और Z अपने पास कितना हो जाएगा BaSO4 हो गया, Ba2 प्लस, सबके सामने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 ही होगा, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है कि Y और Z के कितने मोल मिलेंगे, ये एक्सिस में, केवल आपको इसकी चिंता करनी है। तो 0.01 मोलर या 0.01 मोल अपने पास Br माइनस प्रेजेंट है, 0.01 मोल SO4 माइनस प्रेजेंट है, तो ये भी 0.01 ही आपको मिलेगा, ये भी 0.01 ही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 तो बहुत ईजी है, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएशन नहीं होता है। जो आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर जो प्रेजेंट होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट आयंस का ही डिसोसिएशन होता है एक्वा सॉल्यूशन में। 22. Which of the following compound is paramagnetic and have low spin? तो ये भी जल्दी से बता देते हैं। लो स्पिन अगर आपको लाना है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, पेयरिंग हो जाना चाहिए। पेयरिंग कौन करवाता है? पेयरिंग कौन करवाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और लो स्पिन भी होना चाहिए। K3 FeCN6
NiCO4, NiNH362 प्लस और MnCl6 4 माइनस। चलो यहाँ पे Fe किस में +3 में है बेटा, +3 का कितना हो जाएगा 18 + 3d5 हो जाएगा ये, हाँ 3d5 हो जाएगा। 4s2 3d6 होता है, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d6 में से 1 चला गया, जब जाके टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 4s0 4p0 4d0। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा, 3d5 1 2 3 4 5, तो लो स्पिन आ रहा है, पेयरिंग आपने करवा दिया, वरना ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते तो अपने पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते, अभी कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लो स्पिन है और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब पैरामैग्नेटिक है। सेकंड में अपने पास क्या हो गया, निकल का 18 + 4s2 3d8। सबसे पहले तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनर मोस्ट शेल के अंदर जाएंगे। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 है, तो 3d10 हो जाएगा, 4s0 4p0 4d0। अब 3d10 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो पैरामैग्नेटिक तो ये हो नहीं सकता, डायमैग्नेटिक होगा, हटा दो इसको। निकल 2+ है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 18 + 3d8 हो जाएगा, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 4s0 4p0 4d0। अब अमोनिया यहाँ पे क्या है, हाई स्पिन, सॉरी अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको क्या लगेगा कि सर ये पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवाने से क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो लो स्पिन आएगा। लेकिन ये फंडा 3d8 में काम नहीं करता, क्योंकि 3d8 में चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीक फील्ड लिगेंड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा नहीं है। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आते हैं। जैसे वीक फील्ड भरता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रॉन्ग फील्ड भर के दिखा देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। इन एनी केस अपने पास 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन लो स्पिन या हाई स्पिन में आप इसको क्लासिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर अपने पास कैंसा हो जाएगा, थर्ड 1 और 4th। ये भी अपने पास लो स्पिन और पैरामैग्नेटिक में नहीं आया, ये भी लो स्पिन और पैरामैग्नेटिक में नहीं आया। फर्स्ट वाला लो स्पिन और पैरामैग्नेटिक में आ गया। 4th को भी देख लेता हूं, 4th साफ साफ दिख रहा है आपको, Mn का कॉम्प्लेक्स है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा +2 है, तो +2 है तो 18 + 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d5 हो गया, 4s0 4p0 4d0। अब 3d5 है बेटा, 3d5 में तो पक्की बात है कि अगर वीक फील्ड होता तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 5, लेकिन फिलहाल अपने पास कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1। तो वीक फील्ड के कंपैरिजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कम, तो इसको क्या बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंट कंडीशन, और पैरामैग्नेटिक तो ये है ही सही। तो फर्स्ट और फोर्थ में आप देख लो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। 23 में अपने पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन आपको दे रखा है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इफ इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन 2 आइसोमर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड देन विच इज ट्रू फॉर द गिवन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाने के बाद 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, तो रिएक्टेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे पूछा गया है। 2 प्रोडक्ट मिलने चाहिए, COCl2NH3 पॉजिटिव, और यहां पर Cl के साथ इसने रिएक्ट करवा के क्या किया है, एक NH3 को रिप्लेस कर दिया, टोटल Cl अपने पास 3 हो गए, टोटल NH3 भी अपने पास 3 है, मतलब Ma3B3, और इसके बेसिकली 2 ही आइसोमर होते हैं, कौन कौन से, फेशियल और मेरिडोनियल। NH3 इसने रिप्लेस किया है, तो ये अपने पास जो रिएक्टेंट है ये क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 आइसोमर इसके ऑब्टेन करने के लिए। तो ये Ma4B2 का एग्जाम्पल है, B और B या तो अपोजिट साइड में या सेम साइड में, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल है, तो या तो ये इस तरीके से हो जाए या फिर ये इस तरीके से हो जाए। अब इसमें क्या करना है कि एक A को रिप्लेस करके एक और B आपको लाना है,
तो बेटा इस बी के रेस्पेक्ट में ये चारों ए तो सेम ही है, किसी भी ए को रिप्लेस करके अगर आप बी लाओगे तो आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 1 प्रोडक्ट मिलेगा। देख लो 1 ही प्रोडक्ट मिलेगा अगर आप इस ए को रिप्लेस करो या इसको करो या इसको करो या इसको करो, सब एक ही जैसे हैं, एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब ये जो है ट्रांस आइसोमर तो नहीं है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट फिर कौन सा आइसोमर हो गया बेटा, सिस। यहां देख लेता सिस वाले में, इसमें अच्छे से देखना आप इस बी के रेस्पेक्ट में अगर ये बी रिप्लेस करते हो तो एक आइसोमर तो आपको ये मिल सकता है, और कौन सा, अगर ये नीचे वाला ए रिप्लेस करते हो तो एक आइसोमर आपको ये मिल सकता है, और दोनों आइसोमर, दो ही आइसोमर मिल सकते हैं, दोनों आइसोमर डिफरेंट है। ये तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, मेरिडोनियल हो जाएगा, और ये अपने पास फेशियल हो जाएगा। एक ही फेस पे 3 बी प्रेजेंट है, तो 2 आइसोमर आपको मिलने चाहिए। जब Cl लिगेंड NH3 लिगेंड को यहाँ पे रिप्लेस करता है, इसके 2 ही आइसोमर पॉसिबल है रिएक्टेंट के। ट्रांस वाला आइसोमर अगर ये होता और ये रिएक्शन हम करवाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट आपको मिलता, लेकिन अगर ये सिस वाला रिएक्टेंट है और इसमें ये सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है और 2 प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं Ma3B3 में। तो आंसर अपने पास कौन सा हो गया कि गिवन रिएक्टेंट सिस फॉर्म होना चाहिए, गिवन रिएक्टेंट सिस फॉर्म होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन, और टोटल 3 कॉम्प्लेक्सेस हमें दे रखे हैं। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस अपने पास विजिबल रीजन का जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो किस तरीके से ये विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसके लिए वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर आपको लगेगा। तो जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लेक्स में अपने पास डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग तो होता ही है, और लेट अस से कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर लेता हूं मैं, कुछ अपने पास लेट अस से कि 3D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूं, और वीक फील्ड में बात कर लेता हूं। ये लो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का 3D4 कॉन्फ़िगरेशन है, वीक फील्ड में तो विदाउट पेयरिंग मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब किसी कॉम्प्लेक्स का कलर तो आपको नजर आता ही है, कैसे कलर नजर आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होता है, कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में। ये विजिबल रीजन में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट ये इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में, क्या बोलते हैं इसको, डी ट्रांजिशन, और वापस से हायर एनर्जी लेवल से ये इलेक्ट्रॉन फॉल करके लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल होगा तो उस समय पे यहाँ पे विजिबल रीजन में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आप कलर पता कर सकते हो, कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। फिलहाल ये सब आपसे नहीं पूछा है, केवल इतना पूछा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि हायर वेवलेंथ का जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, स्प्लिटिंग अगर ज़्यादा है बेटा तो लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इसका मतलब जो गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम। तो वेवलेंथ अगर कम होगा इसका मतलब कि स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज़्यादा कहाँ हो सकती है, H2O आपको दे रखा है, NO2 दे रखा है और NH3 दे रखा है। तो NO2 जो होता है और NH3 जो होता है अपने पास और H2O होता है, इसमें ये लिगेंड का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्प्लिटिंग ऑर्डर है। तो जहां पे H2O आपको दे रखा है वहां पे स्प्लिटिंग सबसे कम होगा, उस कॉम्प्लेक्स का जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है वो सबसे कम होगा, सबसे कम होगा तो ये जो गैप है बहुत ही कम होगा। इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए जब इलेक्ट्रॉन को जंप करना होगा तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। बहुत ही कम एनर्जी की अगर ज़रूरत होगी तो बेसिकली जो लैम्डा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा कहाँ पे आएगा, H2O के केस में, फिर कहाँ आएगा NH3 के केस में, फिर कहाँ आएगा NO2 के केस में। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स मतलब कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों आपको काउंट करना है।
स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों काउंट करने, तब जाके आपको पता चलेगा कि किसके केस में सबसे ज्यादा आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पहला आपके पास क्या है, इरिडियम है, Pr3 ट्वाइस, HCO2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो आप यहां पे देख लो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको बना के दे रखा है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। काउंटर आयन अपने पास कौन सा है वो दिया हुआ नहीं है, तो उसमें आप स्ट्रक्चरल आइसोमर में तो कुछ बना नहीं सकते। कोई हाइड्रेट आप नहीं बना सकते, आयोनाइजेशन नहीं बना सकते, लिगेंड आप नहीं बना सकते, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इरिडियम अपने पास है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 4D या 5D का एलिमेंट है, तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेंगे तो DsP2 अपने पास ही आएगा। और ये क्या हो गया, Ma2B, A के ऑपोजिट में A हो सकता है, A के ऑपोजिट में B हो सकता है, और A के ऑपोजिट में बस यही हो सकता है। A के ऑपोजिट में A हो गया तो B और C ऑपोजिट में चले जाएंगे, A के ऑपोजिट में B चला गया तो A और C अपने आप ही ऑपोजिट में चले जाएंगे। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, दो आइसोमर आ सकते हैं। ये भी कौन से आ सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके अलावा आप देखो सेकंड कॉम्प्लेक्स है CONH3 CnCl, ये 4 है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है Ma4Bc, तो या तो B और C अपने पास कहाँ हो सकते हैं 90 डिग्री, मतलब सस पे हो सकते हैं, या B और C कहाँ हो सकते हैं 180 डिग्री। दो आइसोमर पॉसिबल है, लेकिन दो नहीं है, बेसिकली 4 आइसोमर पॉसिबल होंगे, क्योंकि Cn अपने पास यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड है, Cn की जगह NCB हो सकता है, तो Cn को चेंज करके आप NCB बना सकते हो। तो एक तो ये आइसोमर हो गया, एक NC बनाने पे दूसरा आइसोमर हो गया, और दोनों आइसोमर के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। और ये जो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, तो इनको बेसिकली एक एक करके आपको काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे 4। फर्स्ट वाले में कितने पॉसिबल थे 2, तो आंसर तो अपने पास सेकंड ही आएगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में भी इससे ज्यादा आइसोमर पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला आप देख लो, अगेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Ma4B2 का एग्जाम्पल है। तो Ma4B2 में क्या होगा, B और B ऑपोजिट साइड या B और B सेम साइड। टोटल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी है। दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आप बना के देखना, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, तो उनको अलग से आप दो काउंट नहीं कर सकते, केवल दो ही स्टीरियो आइसोमर अपने पास आएंगे। और अगला अपने पास क्या है, COEN2 Cl2 है ना। अब इसमें देखो EN एथाइलिन डाइअमाइन है, तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें आप देखो क्लोरीन और क्लोरीन सेम साइड हो सकता है, क्लोरीन और क्लोरीन ऑपोजिट साइड हो सकता है। तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज तो मेरे को यही दिखाई दे गई, स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो बनेंगे नहीं। Cl और Cl ऑपोजिट होगा तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, और Cl और Cl अगर सेम होगा तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि सर इसके दो आइसोमर हैं, लेकिन दो आइसोमर नहीं है बेटा, 3 आइसोमर है। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि POS प्रेजेंट है, तो इस ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी को तो आपको एक ही काउंट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे POS प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा, COS यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो बेटा इसका कितने फॉर्म होंगे, 2 फॉर्म्स पॉसिबल होंगे, D और L, तो 1 + 2 टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप देख लो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में अपने पास टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल थे। जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है ये, इसमें बेसिकली 2 स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी है, और दोनों स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी के लिए 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिल सकते हैं। तो टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे कितना प्रेजेंट है बेटा 2 है, यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 3 है, और यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 2 है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर मिल सकते हैं। तो ये जो है पेपर हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया।